वेलकम बैक। डॉक्टर हसन अब्बास माहिर आबी उमूर इन फोकस हैं इस वक्त, जिनसे मालूम करेंगे कि जो कुछ इस वक्त सबक सीखा गया है और जो हुकूमत कह रही है, खुसूसन जो अभी सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कहकर गए हैं, क्या वो उससे अग्री करते हैं या नहीं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, पहले तो जिक्र कर लेते हैं उन डैम्स का जिसकी की अनाउंसमेंट हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने की, वज़ीर आला पंजाब ने की कि अब हमें ज़रूरत है इस पानी को आपको अपनी आगे की नस्लों के लिए बचाने के लिए डैम्स बनाने होंगे। और अभी हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब थे, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट 23 मिलियन क्यूबिक फीट है और मंगला और तरबेला सिल्ट मिला करके उन्होंने कहा वो 13 पर रह गए हैं, लिहाजा इसकी ज़रूरत भी हम समझ सकते हैं कितनी है। तो डैम्स भी बनेंगी और बाकायदा जोनिंग्स की जाएंगी कि अगर ऐसी कोई सैलाबी सूरत हाल होती है दोबारा आने वाले सालों में, तो उन जगहों पर ब्रीच किया जाए जहां से इस पानी को फिर ज़ख़ीरा किया जा सके। क्या इस वक्त जो हुकूमत का एनालिसिस और सोच है, आप उससे अग्री करते हैं? जी, किसी हद तक मैं इससे एग्री भी करता हूँ और कुछ चीज़ें जो हैं वो इस सोच में थोड़ी सी बेहतर की जा सकती हैं। ठीक, पहले तो मैं इस चीज़ से फुली एग्री करता हूँ कि जी जोनिंग की शदीद ज़रूरत है। आपकी लैंड यूज़ की जोनिंग इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में लैंड यूज़ की जोनिंग के साथ साथ आपने जो है वो विद इन लैंड यूज़ आपने जो है वो रिस्क जोन्स को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे फ्लड रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और फिर उस रिस्क की बेस के ऊपर आपने अपना जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है, जो बेसिकली आपका प्लान होता है जिसमें आपने आपकी डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं। आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एग्जांपल जो है वो कम्युनिटी की एजुकेशन है, जिसमें कम्युनिटी को पता हो कि वो किस जोन में रह रहे हैं और किस जोन में रहने के क्या क्या उनको फ़ायदे और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और उसके बाद में उसको इन केस ऑफ एमरजेंसी उन्होंने क्या करना है, इन केस ऑफ अर्ली वार्निंग उन्होंने क्या करना है। इन सारी चीज़ों की कम्युनिटी एजुकेशन के साथ साथ आपने उस जोनिंग के लिए जो वो बाईलॉज बनाने हैं कि किस जोन के बीच में आप क्या कर सकते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन के क्या मेथड्स और स्टैंडर्ड्स होंगे। फिर उसके बाद आपने जो कोई भी रिस्क आता है उसकी रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाने हैं कि एमरजेंसी का जो लेवल है वो क्या होगा, तो उसके ऊपर क्या जो है वो आपका एक्शन होगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आपने बनाने हैं और आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस आपकी होती है रिलीफ और रेस्क्यू की। सही। अभी तक हम जो है ना, हमारे पास बाकी सारी लाइंस ऑफ डिफेंस मिसिंग है। हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है रिलीफ एंड रेस्क्यू की, कि जब कोई हिट हो जाएगा तो फिर आपने उसको कैसे बचाना है। तो अब हमारे पास एक ही लाइन ऑफ डिफेंस है, दी ओनली लाइन ऑफ डिफेंस वो रिलीफ और रेस्क्यू की है। आई अप्रिशिएट जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत जान जोखों में डाल के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ये काम बहुत कम और बहुत इफेक्टिव हो जाता अगर हमने बाकी लाइंस ऑफ डिफेंस भी इन प्लेस की होती। तो वो जोनिंग जो है उसका फर्स्ट स्टेप है, वहाँ से शुरू करें और पूरा मतलब है कि फुल सर्कल जाएँ ताकि आपकी ये जो है लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये ठीक हों। यहाँ तक तो मैं उनसे एग्री करता हूँ। सही। दूसरी उन्होंने बात की है कि डैम्स बनाने जो आपने फरमाया कि डैम्स बनाने की बात की है और उन्होंने कोई 23 मिलियन एकड़ फीट की बात की है कि ये जी हमारी रिक्वायरमेंट है। मुझे नहीं पता ये रिक्वायरमेंट किस बेस के ऊपर कैलकुलेट की है और किसने की है और कब की है। आई हैव नो आइडिया। और उन्होंने कहा है कि मंगला और तरबेला हमारे सिल्ट अप हो गए हैं, वो 17 से 13 पे आ गए हैं। ये बात भी टेक्निकली तकरीबन ठीक है कि सिल्टिंग की वजह से वो डैम्स जो हैं उनके जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। लेकिन क्या अब देखिए, सोचने के दो तरीके हैं। सही। जब आप डैम बनाते हैं तो डैम कुछ अरसे के बाद सिल्ट अप हो जाता है। सही। अब हमारे डैम सिल्ट अप हो रहे हैं, उसका क्या हल है? एक तो हम कहते हैं कि जी हम कोई और बना लें ताकि वो, लेकिन अगर वो सिल्ट अप हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर और बनाएंगे, फिर वो सिल्ट अप हो गया तो और बनाएंगे। ये परपेचुअल साइकिल आप कब तक चलाएंगे? आपके पास कितनी जगह डैम बनाने की जिनमें आप ये काम कर सकते हैं? दूसरा तरीका यह है कि अच्छा डैम तो सिल्ट अप हो जाता है, लेट्स थिंक समथिंग स्मार्टर। हमको इससे ज़्यादा जो है ना बेहतर हल सोचें इस बात का। ठीक है। अब बात आ जाती है कि डैम आप बनाते क्यों हैं? आप डैम जो है वो दो मकासद के लिए बनाते हैं। एक आप बनाते हैं हाइड्रो पावर के लिए, दूसरा आप पानी की स्टोरेज के लिए बनाते हैं। सही सही। स्टोरेज का हमने देखा कि वो बतदरीज ख़त्म होके तो वो लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है। हाइड्रो पावर के लिए जो आप बनाते हैं वो भी जब स्टोरेज कम होती है तो हाइड्रो पावर की भी आउटपुट कम हो जाती है। तो अगर पावर की बात करें
तो पावर ठीक है, आज से 50 साल पीछे ना आप जाएं, आप 21st सेंचुरी में देखें, पावर जनरेशन का इस वक्त जो दुनिया में बेस्ट सोर्स है और बेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे सस्ती है, वो सोलर की है। सोलर प्लस बैटरीज, ये आपको 24 घंटे बिजली दे सकती है, सोलर प्लस बैटरीज का कम्बिनेशन। और पाकिस्तान दुनिया के बेस्ट सोलर जोन्स में आता है। और सोलर की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट पर वॉट इस वक्त हाइड्रो की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट से 100 गुना कम है। सही। आप दुनिया के बेस्ट सोलर जोन में रह रहे हैं, सोलर की कॉस्ट हाइड्रो पावर की कॉस्ट से 100 गुना कम है, और सोलर बहुत जल्दी लग जाता है। हाइड्रो को लगाने में 10 साल लगते हैं, तो उतना ही जो है वो उससे ज़्यादा सोलर आप 1 साल में लगा सकते हैं, तो लगता भी जल्दी है। ठीक है। और फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें इसकी कीमत मज़ीद कम हो रही है। सही है। और इस टेक्नोलॉजी में टेक्निकली ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। तो आपको इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, या एक टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी आउटडेट हो गई है, 100 गुना महंगी है, 100 गुना ज़्यादा टाइम में लगती है, आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि तो पहली बात तो ये कि हाइड्रो पावर, कि डैम्स जो हैं उसकी अफादियत कम होगी, उससे बेहतर आपके पास जो है वो ऑप्शन ज्यादा मौजूद है। लेकिन सर, पावर में तो मेरे पास अच्छा जी लोग ये कहते हैं कि पानी, देखिए सारा पानी जाया होकर सैलाब में बह गया, समंदर में आखिरकार दरिया चले गए, हमारे पास पानी नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर पानी की स्कैसिटी है, पीने का साफ पानी नहीं है, और इस हवाले से अब ये कह रहे हैं कि नस्लें हमारी ताकि ये फेस ना करें, तो स्टोरेज पर्पस के लिए भी ये बेइंतहा ज़रूरी हैं डैम्स। देखिए स्टोरेज में तो मैंने आपको बताया ना कितने साल, वो तो एक ही नस्ल चलेगी, 50 साल में डैम सिल्टअप हो जाता है, तो नस्लें किधर से आपको फ़ायदा उठाएंगी। ये तो मैंने शुरू में आपको बताया कि डैम की तो स्टोरेज टेम्परेरी और बहुत थोड़ी है। सही। उसके मुकाबले में कुदरत ने आपको स्टोरेज बना के दी है, जो आपके दरिया के जो बेड हैं उनकी रेत के नीचे है। अब आपने देखा ये दरिया कितने फैलते हैं जब मानसून आता है, तो जी ये इन दरियाओं की रेत के नीचे हमने एक बहुत डिटेल्ड स्टडी की है 2 साल पहले। उसमें हमने देखा कि इन दरियाओं की रेत के नीचे पानी है, तकरीबन आप रेत से 100-200 मीटर नीचे तक चले जाएं तो उस पानी की क्वालिटी जो है वो पीने के काबिल है, और ये नेचुरल फिल्ट्रेशन के थ्रू गुजरता है। इसको निकालने की जो टेक्नोलॉजी है वो रिवर बैंक फिल्ट्रेशन के थ्रू होती है, हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल, रिवर बैंक फिल्ट्रेशन, सोलर पावर्ड एनर्जी सिस्टम्स, पाइप्स, पंप्स, ये सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का पैकेज है जो इस पानी को आपको यूज़र के साथ कनेक्ट कर सकता है। अच्छा। अब ये जो पानी है ये इतना ज़्यादा है कि इसकी जो स्टोरेज है वो आपके 1000 दिन से ज़्यादा की जो है ना ये स्टोरेज आपके पास पड़ी हुई है। अगर आप इस स्टोरेज को कनेक्ट करना शुरू करते हैं एक एक करके अपने यूज़र्स के साथ, तो ये बड़ी जल्दी हो जाता है कनेक्ट। यानी 3 से 4 महीने का प्रोजेक्ट है, वो आपके पूरे शहर को इस एक्वेफर के साथ कनेक्ट कर सकता है। 5 से 6 महीने का प्रोजेक्ट है, आपको आपके केनाल कमांड को इस पानी के रिसोर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। और ये रिसोर्स इतना बड़ा है कि ये इसने ख़त्म ही नहीं होना, क्योंकि ये इसमें 1000 दिन का पानी पड़ा हुआ है। और फिर आपको जो केनाल के लिए पानी मिलता है, सॉरी इरिगेशन के लिए इससे जो आपको पानी मिलता है वो 24/7 मिलता है, फसल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलता है। इसमें वाराबंदियाँ नहीं है, झगड़े नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं है। सही। तो ये आपको सिनर्जिस्टिकली बहुत से फ़ायदे देता है। और इसको हासिल करना, लगाना केनाल बनाने से, डैम बनाने से, बैराज बनाने से बहुत सस्ता और बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास बेहतर अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप क्यों इन अल्टरनेटिव्स को कंसिडर करने के बगैर फैसला करते हैं कि आपने नहीं, आपने तो डैम ही बनाना है, तो मैं तो डैम ही बना सा। नहीं सर, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो सर ये ऑल्टरनेट जो मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी है, जल्दी हो सकता है, फ़ायदा भी ज़्यादा है, और ये कुदरती पानी जो कि रिवर बेड के अंदर आपको कुदरत की तरफ से मिला है, तो फिर रुकावट क्या है? क्या लोगों में समझ नहीं है हमारे यहाँ, मानना नहीं चाहते? व्हाट इज इट? देखिए लोगों में तो जब भी मैं ये बात करता हूँ तो लोगों को तो फौरन समझ आ जाती है। समझ अगर किसी को नहीं आ रही तो वो पॉलिसी मेकर्स को नहीं आ रही। आई डोंट नो कि उसकी क्या वजह है। नीचे हर बंदा समझ जाता है। मैं किसी सब्जी बेचने वाले से बात करता हूँ, ये बात उसको भी समझ आ जाती है। किसी फार्मर से बात करता हूँ, उसको भी समझ आ जाती है। समझ नहीं आती तो सिर्फ हमारे उन डिसीजन मेकर्स को समझ नहीं आती, या उन पॉलिसी मेकर्स को समझ नहीं आती जो उन इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ अलाइन हुए हैं, जो डैम्स, कैनाल्स और इस तरह के कंक्रीट पोरिंग प्रोजेक्ट्स के ठेके लेना चाहते हैं फ्यूचर के लिए।
और ये वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो सबसे बड़ी रुकावट हैं इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में। डॉक्टर हसन अब्बास, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।